लखनऊ से आप सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम और नया साल 2021 आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इस नए साल की शुरुआत में आज हम आपके लिए किस्सा लेकर के आए हैं जो कि बादशाह नसीरुद्दीन हैदर से मुताल्लिक़ है और उनकी एक बेगम कमर तलत जिनको कि मुमताज़ुल दहर का खिताब दिया गया था और बाद में वो कंगला महल कहलाई, उनके बारे में हम आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहते हैं। तो समाअत फरमाइए। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर की एक बेगम थी जिनका नाम कुदसिया महल था। इंतहाई खूबसूरत थी और कुछ वजूहात से उन्होंने जहर खा करके ख़ुदकुशी कर ली थी। वो किस्सा भी आगे हम आपको कभी सुनाएंगे। तो बादशाह सलामत उनके गम में बहुत डूबे रहते थे, बहुत परेशान रहते थे और बादशाह के वज़ीर आज़म थे नवाब रोशनुद्दौला, जो कि बहुत ही चलते पुरज़े शख्स थे और बादशाह पूरी तरह से उनके शिकंजे में थे। जो वो चाहते थे बादशाह वही करते थे और बादशाह उनके ऊपर बहुत भरोसा करते थे। नवाब रोशनुद्दौला की एक भांजी थी जिसका नाम कमर तलत था। बड़ी खूबसूरत लड़की थी। उन्होंने एक दिन नवाब को अपने यहाँ दावत पर बुलाया और दावत में उन्होंने कुछ ऐसा इंतज़ाम किया कि कमर तलत बादशाह के सामने आ जाए। जब बादशाह सलामत ने कमर तलत को देखा एक निगाह तो फ़िदा हो गया। थी ही लड़की वो बहुत खूबसूरत। उन्होंने अपने हाव भाव से ही जाहिर कर दिया कि उस लड़की पे मर मिटे हैं। रोशनुद्दौला तो यही चाहते थे। उन्होंने बाद में बादशाह से बात की और कहा कि हुजूर, लगता है ये लड़की आपको बहुत पसंद है। बादशाह ने कहा हाँ, हम इससे निकाह करना चाहेंगे। रोशनुद्दौला ने कहा देखिए, ये मेरी भांजी है, मुझे अपने बहन बहनोई से बात करनी होगी। ख़ानदानी लड़की है, बाकायदा निकाह करके ही आपके हरम में दाखिल हो पाएगी, ऐसे नहीं जा पाएगी। बादशाह राज़ी हो गया। तो साहब बड़ी धूमधाम के साथ ये शादी अमल में आई और बताते हैं कि उस वक्त इसमें 14 लाख रुपए खर्च किए गए थे। और इस निकाह के बाद बेगम को मुमताज़ुल दहर का खिताब अता किया गया। उनको रहने के लिए एक जगह दी गई जो कि बहुत अच्छी हवेली महल सरा थी। वहाँ पर वो अपने ख़ानदान के साथ रहने लगीं। उनके साथ उनकी माता रहती थीं और उनके पिता को, उनके भाई को जागीरें दे दी गईं, उनके वजीफ़े बांध दिए गए, अच्छे ओहदे दे दिए गए। मतलब कि पूरा ख़ानदान बड़े ऐशो इशरत के साथ रहने लगा। बादशाह सलामत उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़िदा थे और बादशाह का ताज उन्हीं के महल में रखा जाता था। उस समय यही दस्तूर था कि जो ख़ास महल होती थी, ख़ास बेगम होती थी, बादशाह का ताज वहीं पर रखा जाता था। तो ताज इन्हीं के मुमताज़ुल दहर के महल में रखा जाता था। बादशाह को मालूम था कि हमारी ये बेगम जो है ख़ूबसूरत बहुत है, लेकिन ख़ानदानी तौर से बहुत पैसे वाले ये लोग नहीं हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि बहुत से कीमती कपड़े, दुशाले, गलीचे और हज़ारों रुपए अपनी सास को दिए और कहा कि हमारी तरफ से ये गरीबों में बंटवा दीजिए, ताकि उनको मालूम हो कि उनके किसी रिश्तेदार की शादी जो है वो किसी बादशाह के ख़ानदान में हुई है। मगर उनकी सास बहुत चालाक और बहुत कंजूस औरत थी। उन्होंने वो सारे पैसे और वो सारे सामान दबा के रख लिए और किसी को कुछ भी नहीं दिया। बादशाह को जब ये पता चला तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन खैर उन्होंने कुछ कहा नहीं। इसके बाद एक किस्सा और ऐसा हुआ कि बादशाह की तरफ से एक जौहरी इनके यहाँ गया और उसने बेगम के सामने बहुत सारे अच्छे अच्छे नगीने ज़ेवरात दिखाए। लेकिन बेगम को क्योंकि अच्छे नगीनों की, अच्छे हीरे जवाहरात की परख नहीं थी, इन्होंने बहुत मामूली किस्म के और उसमें से कुछ नकली चमकदार जैसे जेवर चुन लिए। बादशाह इस बात से भी समझ गए कि बेगम को कुछ आता जाता नहीं है, सिर्फ ये शक्ल सूरत की ही खूबसूरत है। लेकिन फिर भी क्योंकि उनसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। एक तीसरा किस्सा और हुआ। उसमें ऐसा हुआ कि बादशाह एक दिन सवेरे सवेरे बेगम के महल में पहुंच गए और कहा कि आज हम नाश्ता यहीं करेंगे। बादशाह की सास बड़ी कंजूस थी, महल में कुछ बनता ही नहीं था ढंग का। जो कुछ खाना हो ऐन मौके पे बाज़ार से मंगा के खा लिया जाता था। वही उस दिन किया गया। बादशाह के सामने भी बाज़ारू माल मंगाया गया। बादशाह ने फ़ौरन उसे पहचान लिया, बड़े नाराज़ हुए और वहाँ से उठ कर के जाने लगे। उनकी सास ने बहुत उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन बादशाह नाराज़ होकर के आ गए। उसके बाद चौथा इंस्टेंस ऐसा हुआ साहब कि बेगम एक बार बीमार पड़ गई, उनको थोड़ा बुखार हो गया। बेगम को थोड़ा बुखार होना भी बड़ी बात थी। फ़ौरन उनके लिए हकीम लगाए गए, उनका इलाज होने लगा और कुछ रोज़ के बाद जब उन्होंने शिफा हासिल की तो बादशाह ने उनके महल के आंगन में एक चांदी के सिक्कों का चबूतरा बनवाया। उसके बाद बेगम को अपनी गोद में उठा के लाया और कहा अपने पैर की ठोकर से इस चबूतरे को तोड़ दो। उस चबूतरे को जब बेगम ने तोड़ दिया तो उन्होंने अपनी सास से और अपनी बेगम से कहा कि ये सारे सिक्के जो हैं इसको गरीबों में बंटवा दो, ये हमने अपनी बेगम की सेहत के लिए निसार कर दिए हैं।
लेकिन हुआ क्या, बेगम और उनकी माँ ने वो सारे के सारे सिक्के दबा लिए और किसी गरीब को एक सिक्का भी नहीं दिया। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो बादशाह बेइंतहा नाराज़ हुए, बहुत ज़्यादा खफा हो गए और उन्होंने कहा कि तू कंगली है, बेगम बनने के बाद भी तेरा कंगालपन नहीं गया। हमने मुमताज़ुल दहर का खिताब वापस लिया और तुझे कंगला महल का खिताब दिया। और इसके बाद उन्होंने अपने नायब वज़ीर राजा दर्शन सिंह गालिब जंग से कहा, राजा साहब आज से हमने इसे कंगला महल का खिताब दे दिया। गालिब जंग बहुत समझदार शख्स थे, उन्हें मालूम हो गया कि अब बादशाह की इनके साथ कभी भी कोई निस्बत नहीं रहने वाली है। उन्होंने फ़ौरन चौबदार को हुक्म दिया, जाओ बेगम के महल से बादशाह का ताज ले आओ। बादशाह का ताज वहाँ से ले आया गया और बादशाह उसके बाद उनके महल में कभी भी नहीं गए। बेगम वहाँ बहुत गरीबी की हालत में रहीं, सिर्फ 1500 रुपये महीने का उनको वजीफ़ा बांध दिया गया, बाकी सारे खर्चे रोक दिए गए और 1870 में उनका इंतकाल हो गया। उस मोहल्ले को आज तक चांदी खाना कहा जाता है, जहाँ पर वो चांदी का चबूतरा बनाया गया था। चांदी खाना में रहने वाले बहुत सारे लोग भी नहीं जानते होंगे कि इसका नाम चांदी खाना क्यों है, लेकिन दर हकीकत यही है कि वहाँ पर चांदी का चबूतरा बनाया गया था, चांदी के सिक्कों से गरीबों में बांटने के लिए, जो कि गरीबों की किस्मत में नहीं थे और बेगम की किस्मत में अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारना नहीं था। तो यह है क़िस्सा बेगम कंगला महल का, जो कि मुमताज़ुल दहर का ख़िताब पा करके, ख़ास बेगम का ख़िताब पा करके कंगला बेगम के ख़िताब तक नीचे उतर आईं और बड़ी गुमनामी, बड़ी गरीबी की हालत में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा। तो आपका दोस्त अब आपसे इजाज़त चाहता है, कुछ दिनों के बाद आपके सामने फिर एक नया किस्सा लेके हाजिर होऊंगा इस नए साल का। तब तक आप लुत्फ़ उठाइए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और मेरा सलाम।